जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग का खान सर का पॉकेट जीके बुक का ये मेडाइवल हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है, जिसमें टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था। कितना? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसब था। उसका मूल नाम क्या था? अली गुरसब था। वह 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन का वध करके सुल्तान बना था। किसका वध किया था? जलालुद्दीन इसका चाचा था और यह जलालुद्दीन का भतीजा था। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। यह किसकी उपाधि धारण की थी? सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की तथा इसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन के समय प्रमुख विद्रोह। अलाउद्दीन के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे? तो पहला विद्रोह था नौ मुस्लिम विद्रोह, 1299 ईस्वी में हुआ था। नौ मुस्लिम विद्रोह कब हुआ था? 1299 ईस्वी में खम्स के प्रश्न पर। दूसरा विद्रोह था भतीजे अकत खान का विद्रोह। इस अवसर पर मानिक के नाम के एक दास ने उसकी प्राण रक्षा की थी। तीसरा विद्रोह था भांजे अमीर उमर व मंगू खां का विद्रोह। इसका भांजा था उमर और मंगू खां का विद्रोह हुआ था। अब है चौथा विद्रोह हाजी मौला का विद्रोह। कोतवाल बनना चाहता था। हाजी मौला क्या बनना चाहता था? कोतवाल बनना चाहता था। अलाउद्दीन के विद्रोह के कारणों को समझने पर उनके उन्मूलन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। अलाउद्दीन ने कितने अध्यादेश जारी किए थे? 4। पहला अध्यादेश था अमीरों की पेंशन में उपहार छीन लिए गए। अमीरों के उपहार दिए गए और जो पेंशन दिए जा रहे थे उसको छीन लिया गया। जागीरदारी भी छीन ली गई, मतलब जो जिसके पास ज़्यादा जमीन थी उन्हें भी छीन ली गई थी। दूसरा था गुप्तचर विभाग का गठन हुआ और तीसरा था मद्य निषेध, धूम्रपान या दारू वगैरह ये सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और चौथा अध्यादेश में अमीरों के पारस्परिक मेल मिलाप एवं वैवाहिक संबंधों को प्रतिबंधित कर दिया। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन के समय हुए थे। मंगोलों के आक्रमण किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुए थे? तो अलाउद्दीन के काल में हुए थे। जफर खान की मृत्यु। किसकी मृत्यु? जफर खान की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध अभियान के समय हुई थी। नुसरत खान की मृत्यु रणथंभौर अभियान 1299 ईस्वी के दौरान हुई थी। नुसरत खान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रणथंभौर अभियान किया था जो 1299 ईस्वी में हुआ था। उसी युद्ध में नुसरत खान की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति थे। जफर खान यहाँ पे मर गया, मंगोलों के विरुद्ध अभियान में मरा। और उलुग खान के बाद नुसरत खान भी यहाँ पे रणथंभौर अभियान में मर गया। और तथा चौथा था अलब खान। चौथा कौन था? अलब खान। अलाउद्दीन ने अपने विश्व विजय अभियान को अपने प्रमुख सहयोगी अलाउल मुल्क की सलाह पर त्याग दिया था। अलाउद्दीन ने विश्व विजय अभियान अपने प्रमुख सहयोगी अलाउल मुल्क की सलाह पर त्याग दिया था। अलाउद्दीन विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। अलाउद्दीन विंध्याचल कौन सा पर्वत पार किया था? विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। प्रथम शासक के दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला था। कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से राज्य उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे? तो कश्मीर नहीं था, उड़ीसा नहीं था, बंगाल नहीं था, बिहार नहीं था। दक्षिण में पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कौन से राज्य ने? दक्षिण भारत में पांड्य राज्यों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अलाउद्दीन के प्रमुख विजय अभियान। गुजरात अभियान कब हुआ था? 1298 ईस्वी में किया था। नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ था। और गुजरात के शासक कौन थे? कर्ण थे। फिर दूसरा अभियान था रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में हुआ था उलुग खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? उलुग खान के नेतृत्व में और नुसरत खां के नेतृत्व में। और रणथंभौर का शासक कौन था? रणथंभौर का शासन हमीरदेव था। तीसरा अभियान था चित्तौड़ का अभियान 1303 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खुद गया था। अलाउद्दीन का यह खुद का अभियान था। और राणा रतन सिंह वहाँ के शासक थे। चित्तौड़ के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह। मालवा पर 1305 ईस्वी में आक्रमण किया आइनुल मुल्क के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? आइनुल मुल्क के नेतृत्व में। और महलक देव मालवा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मालवा के शासक। फिर से अब सिवाना अभियान 1308 ईस्वी में किया था। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। और शीतल देव वहाँ के शासक थे। सिवाना के शासक कौन थे? शीतल देव सिवाना के शासक थे। जालौर अभियान कब किया था? 1311 ईस्वी में। जालौर अभियान 1311 ईस्वी में किया था कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। और कन्हाड़ देव वहाँ के शासक थे।
गजनवी द्वारा ध्वस्त किए गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कुमारपाल ने कराया था। जो गजनवी आया था और सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में ध्वस्त कर दिया था, उसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? कुमारपाल ने करवाया था। अलाउद्दीन की सेना ने इसे फिर से लूटा। फिर अलाउद्दीन की सेना ने इस मंदिर को फिर दोबारा से लूटा। कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह किया तथा उसे अपनी प्रिय रानी बनाया। किसकी पत्नी से विवाह किया था? तो कर्ण बघेला की पत्नी कौन थी? कमला देवी से अलाउद्दीन ने शादी किया और उसे अपनी प्रिय रानी बनाया। काफूर, मलिक काफूर 1000 दिनारी को नुसरत खान ने गुजरात अभियान के समय खंबात से खरीदा था। काफूर को 1000 दिनारी को नुसरत खान किसने खरीदा था? तो नुसरत खान ने गुजरात अभियान के समय खंबात से खरीदा था। काफूरी को ताजुल मुल्क की उपाधि मिली थी। काफूर को किसकी उपाधि मिली थी? ताजुल मुल्क की उपाधि मिली थी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन ने शुरू की थी। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन ने शुरू की थी। बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। इसको भी अंडरलाइन करेंगे लोग। बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। सैनिकों को हुलिया नोट क्यों घोड़ों को दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली सैनिकों के भले के लिए लागू की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया। इसको भी अंडरलाइन करेंगे लोग। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। शरीयत के नियमों की अवहेलना करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। खम्स कर एक लूट कर था। खम्स क्या था? एक लूट कर था। जो सैनिक लूटते थे उस पर कर लगता था। धर्म एवं राजनीति को पृथक करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे लोग। धर्म एवं राजनीति को पृथक करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। भूमि माप की प्रथा बीघा एवं बिस्वा प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। बीघा प्रथा और बिस्वा प्रथा को, ये सब दोनों क्या है? भूमि मापने की प्रथा थी जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में दक्षिण अभियान, रणथंभौर अभियान तथा चित्तौड़ अभियान के समय अमीर खुसरो के साथ गए थे। खुसरो ने चित्तौड़ के किले के विषय में लिखा, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। हिंदुओं का स्वर्ग किससे ऊंचा है? 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। गौरा तथा बादल चित्तौड़ की राजपूत सेना में थे। पद्मिनी की कहानी की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पद्मावत की कहानी की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और किसके शासनकाल में? शेर शाह के काल में की थी। अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय राहन की उपाधि दी थी। रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि प्रदान की थी अलाउद्दीन खिलजी ने? तो राय राहन की उपाधि दी थी। इसके अतिरिक्त उसे स्वर्ण छत्र 1 लाख स्वर्ण टका तथा गुजरात के नौशारी की जागीर भी प्रदान की थी। तेलंगाना के शासक प्रतापरुद्रदेव द्वितीय। तेलंगाना का शासक कौन था? प्रतापरुद्र द्वितीय से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अलाउद्दीन, मालवा का शासक महमूद द्वितीय, हुमायूं, मीर जुमला, ये सब कोहिनूर हीरा के बारे में है। अलाउद्दीन, तेलंगाना के शासक प्रतापरुद्रदेव से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो उस समय कोहिनूर हीरा किससे मिला था? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी किसके पास चला गया था? मालवा का शासक महमूद द्वितीय। मालवा का शासक महमूद द्वितीय ले लिया। उसके बाद हुमायूं के पास गया। हुमायूं के पास से फिर मीर जुमला के पास से शाहजहाँ के बाद नादिर शाह के बाद फिर मोहम्मद से पास शाह शुजा, रंजीत सिंह, दिलीप सिंह डलहौजी अब ब्रिटिश से राजमहल में है। ये कोहिनूर हीरा का कालक्रम था। किसके पास से किसके पास गया था? अब है अलाउद्दीन की दक्षिण विजय। दक्षिण भारत मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में कहाँ अभियान किया था? तो यादव वंश देवगिरी 1307 से 1308 ईस्वी तक आक्रमण किया था। वहाँ के शासक कौन थे? सिंहन देव थे। काकतीय वंश तेलंगाना पर आक्रमण किया था। 1309 से 1310 ईस्वी वारंगल वहाँ के शासक कौन था? प्रतापरुद्रदेव द्वितीय था। उसके बाद होयसला पर आक्रमण किया 1310 से 1311 ईस्वी में। और वहाँ
ये द्वार समुद्र, वहाँ के शासक कौन थे? वीर बल्लाल तृतीय, वीर बल्लाल तृतीय। पांडे, माबर, माबर 1311 ईस्वी में आक्रमण किया और वहाँ के शासक वीर पांडे थे। वहाँ के शासक कौन थे? वीर पांडे थे। पुनः फिर देवगिरी में आक्रमण किया, फिर पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया 1312 ईस्वी में और वहाँ का शासक सिंहन देव थे। होयसल वंश, होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय को अलाउद्दीन ने खिल्लत छत्र एक मुकुट तथा 10 लाख टके की थैली प्रदान की थी। अलाउद्दीन के समय होने वाले मंगोल आक्रमण एवं उनके सेनापति, अलाउद्दीन के समय होने वाले मंगोल आक्रमण एवं उनके सेनापति। तो पहला आक्रमण हुआ था 1297 से लेकर 1298। उस समय सेनापति कौन था? कादिर खान, उस समय कादिर खान था। फिर उसके बाद दूसरा आक्रमण हुआ था 1299 ईस्वी में, उस समय सेनापति कौन था? तो सल्दी खान, सल्दी खान था। फिर तीसरा आक्रमण हुआ था 1299 ईस्वी में, उस समय कुतलुग ख्वाजा, कुतलुग ख्वाजा सेनापति था। इसी आक्रमण में जफर खान मारा गया था। किसमें? 1299 में जो कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था, इसी में जफर खान मारा गया था। फिर चौथा था 1303 में तारगी सेनापति था। 1315 में अली बेग तरताक और तारगी सेनापति था। 1306 में इकबाल मंद सेनापति था। 1306 में कौन था? इकबाल मंद। सिंधु नदी 1306 ईस्वी के बाद सल्तनत तथा मंगोलों के बीच सीमा, सिंधु नदी 1306 ईस्वी के बाद सल्तनत तथा मंगोलों के बीच सीमा बनाई गई थी। इसको अंडरलाइन करेंगे लोग। सिंधु नदी सल्तनत तथा मंगोलों के बीच कब सीमा बनाई गई थी? तो 1306 ईस्वी में बनाई गई थी। प्रशासन के 4 विभाग थे। प्रशासन के कितने विभाग थे? तो प्रशासन के 4 विभाग थे। पहला था दीवाने वजारत, ये वित्त विभाग से संबंधित था, दीवाने वजारत। दूसरा था दीवाने आरिज, ये सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने आरिज किससे संबंधित था? तो सैन्य विभाग से संबंधित था। तीसरा था दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत ये विदेश मंत्रालय से संबंधित था। फिर चौथा था दीवाने इंशा, ये पत्राचार से संबंधित था। अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया, जिसका कार्य बाजार नियंत्रण एवं व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था। दीवाने रियासत का क्या काम था? बाजार पर नियंत्रण रखना और व्यापारियों पर भी नियंत्रण रखना। मुहत्सिब का कार्य जनसाधारण के आचरण की देखभाल करना तथा माप तौल की निरीक्षण करना था। मुहत्सिब का कार्य क्या था? तो माप तौल का निरीक्षण करता था और जनसाधारण के आचरण की भी देखभाल करता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीद ए मुबालिक कहलाता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वरीद ए मुमालिक के। वरीद के अलावा उसने मुन्हियों को भी नियुक्त किया जो सूचना देने का कार्य करते थे। अस्थायी केंद्रीय सेना रखने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। ये लाइन को अंडरलाइन कर ले लो। अस्थायी केंद्रीय सेना रखने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। कौन सा? पहला सुल्तान था अस्थायी केंद्रीय सेना रखने वाला। सैनिकों को 234 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। सैनिकों को वार्षिक वेतन कितना दिया जाता था? 234 टंका। एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 6.5 टंका प्रति माह अलग से दिया जाता था। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमान कहा जाता था। 10,000 की सैनिकों की टुकड़ी को तुमान कहा जाता था। खान की पदवी का प्रारंभ अलाउद्दीन ने ही किया था। खान की पदवी का प्रारंभ किसने किया था शुरू? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। पायगा विभाग का कार्य शाही घोड़ों की नस्ल सुधारने तथा अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रबंध करना था। पायगा विभाग का काम क्या था? तो शाही घोड़ों की नस्ल को सुधारना तथा अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रबंधन कराना। अलाउद्दीन का दीवाने रियासत याकूब तथा शाहनाई मंडी मलिक कबूल था। अलाउद्दीन का दीवाने रियासत कौन था? याकूब था। और शाहनाई मंडी कौन था? मलिक कबूल था। मलिक के कबूल शाहनाई मंडी था। वजीर कौन था? ख्वाजा खातिर, नुसरत खान और काफूर। वजीर के पद पर कौन कौन से रह चुके थे? ख्वाजा खातिर, नुसरत खान और काफूर। दीवाने आरिज पर कौन कौन रहे थे? मलिक नासिरुद्दीन, मुल्क सिराजुद्दीन। फिर दिल्ली कोतवाल पे अलाउल मुल्क दिल्ली कोतवाल के पद पर रहे थे। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें अधीनस्थ प्रदेशों के अतिरिक्त विदेशी माल भी बिकता था। कपड़ा, चीनी, घी, बूटियां, मेवे आदि का बाजार था। लेलपुन एक इतिहासकार है जिसने अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा है। क्या कहा है? महान राजनीतिक अर्थशास्त्री की पदवी इससे
प्रदान किया है लेनपुल ने। उसने भूमि की पैमाइश के आधार पर कर लिया तथा राजस्व कर प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए दीवाने मुस्तखरज की स्थापना किया था। दीवाने मुस्तखरज की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय उसके नायब वजीर सर्फ कयानी को जाता है। राजस्व व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो कयानी को जाता है। खालिसा भूमि का प्रबंध सीधे केंद्र द्वारा किया जाता था। इसके अंतर्गत आने वाले नगरों एवं जिलों पर अमीर व शाहना शासन करते थे। कौन शासन करते? अमीर और शाहना शासन करते थे। अमीर खुसरो को प्रथम बार अलाउद्दीन ने दरबारी कवि नियुक्त किया। अमीर खुसरो को प्रथम बार अलाउद्दीन ने दरबारी कवि नियुक्त किया। अलाउद्दीन का पुत्र शहाबुद्दीन उमर रानी छात्यपाली से पैदा हुआ था। अलाउद्दीन का पुत्र का नाम क्या था? शहाबुद्दीन था। और उमर रानी छात्यपाली से पैदा हुआ था। अलाउद्दीन के बाद मलिक काफूर के संरक्षण में शासक बना। अलाउद्दीन के बाद मलिक काफूर के संरक्षक में शासक बना। मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। उसने अल इमाम तथा अल वासिक बिल्ला की उपाधियां धारण की। कौन कौन सी उपाधि मुबारक शाह खिलजी ने धारण किया था? तो अल इमाम की और उल इमाम और अल वासिक बिल्ला की उपाधि धारण की। बर्नी के अनुसार, बर्नी भी एक इतिहासकार है, बर्नी के अनुसार वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। कौन? ये मुबारक शाह खिलजी नंगे होकर अपने दरबारियों के बीच दौड़ता था। उसके जीवन पर्यंत ने शेख निजामुद्दीन औलिया से देश रखा। मुबारक शाह की हत्या किसने की थी? जहारिया नामक एक व्यक्ति ने की। इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया। मुबारक शाह खिलजी के साथ ही खिलजी वंश का अंत हो गया और इसकी हत्या किसने की थी? जहारिया नामक व्यक्ति ने कर दी। खुसरो शाह, उसके बाद शासक बनता है खुसरो शाह। 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक शासन किया। वह एक धर्म परिवर्तित मुसलमान था। वह सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। इसको अंडरलाइन करेंगे लोग। वह कौन? ये खुसरो शाह वह सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। इसने पैगंबर का सेनापति, कौन सी उपाधि धारण किया था? पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन ने स्वयं को खलीफा का नायब नहीं माना था। अंतिम खिलजी शासक मुबारक शाह खिलजी था। अंतिम खिलजी शासक कौन था? मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन के 3 पुत्र थे। अलाउद्दीन के कितने पुत्र थे? खिज्र खान। अलाउद्दीन का पुत्र था खिज्र खान। दूसरा था शहाबुद्दीन उमर। ये किसका बेटा था? रानी छत्यापाली तथा रामचंद्र देव यह मलिक काफूर के संरक्षक में शासक बना। शहाबुद्दीन उमर किसके संरक्षक में शासक बना? तो मलिक काफूर के संरक्षक में शासक बना था। तीसरा इसका बेटा था मुबारक खां। मुबारक खिलजी के नाम से तीसरा बेटा का नाम क्या था इसका? मुबारक खान। और यह मुबारक खिलजी के नाम से 1316 से 1320 ईस्वी तक शासक रहा था। खिलजी वंश समाप्त हो गया। अब शुरू होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक रहा था। इसमें कौन कौन से शासक हुए थे? तो प्रथम शासक हुआ था गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा था। दूसरा शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा। कितने वर्षों तक? 26 वर्षों तक रहा था। फिर तीसरा शासक होता है फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा, 37 वर्षों तक। फिर चौथा शासक बनता है तुगलक शाह। तुगलक शाह का शासनकाल 1388 से 1389 ईस्वी तक रहा था। अगला शासक अबू बकर बनता है, जिसका शासनकाल 1389 से लेकर 1390 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल 1390 से 1394 ईस्वी तक रहा था। अलाउद्दीन सिकंदर शाह। नासिरुद्दीन के बाद कौन शासक बनता है? तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1394 ईस्वी 16 दिनों के लिए था। फिर उसके बाद शासक बनता है नासिरुद्दीन मसूद शाह। नासिरुद्दीन मसूद शाह का शासनकाल 1394 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक 19 वर्षों तक रहा था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश था, जो 94 साल तक शासन किया था। इसको अंडरलाइन करेंगे लोग।
दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था? तो तुगलक वंश था। यह तुगलक वंश 94 साल तक शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक इसका प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। किससे उत्पन्न होता है? हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। उसकी माँ पंजाब की एक जाट तथा पिता तुर्की थे। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसको भी अंडरलाइन करेंगे लोग। यह दिल्ली का कौन? गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम शासक सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सर्वसम्मति से बैठने वाला पहला शासक था। इस संबंध में प्रोफेसर हबीब ने लिखा है कि वे उसका हाथ पकड़ कर ले गए और सिंहासन पर बैठाकर गयासुद्दीन के खिताब से उसे सुल्तान घोषित किया। इस संबंध में प्रोफेसर हबीब क्या कहते हैं? हबीब ने लिखा कि वे उसका हाथ पकड़ कर ले गए और सिंहासन पर बैठाकर गयासुद्दीन के खिताब से उसे सुल्तान घोषित किया। सुल्तान गयासुद्दीन की आर्थिक नीति रस्म मियाना तारीख एतदाल कहा गया। आर्थिक नीति को क्या कहा गया है? रस्म मियाना कहा गया है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन था। इसको भी अंडरलाइन करेंगे लोग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ही था। दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही सल्तनत का भाग बनाया गया, जब वारंगल 1323 ईस्वी में एवं पांड्य राज्य को जौना खान ने जीता था। दक्षिणी राज्यों में वारंगल तेलंगाना ऐसा पहला राज्य था जिसे सल्तनत का अंग बनाया गया था। दक्षिण राज्यों में कौन सा? वारंगल या तेलंगाना, वर्तमान नाम तेलंगाना है इसका, ऐसा पहला राज्य था जिसे सल्तनत का अंग बनाया गया था। इस समय वहां का शासक प्रतापरुद्र थे। तेलंगाना के शासक कौन थे? प्रतापरुद्र देव थे। गयासुद्दीन का दूसरा अभियान जौना खान के नेतृत्व में जाजनगर के विरुद्ध 1324 ईस्वी में हुआ था। गयासुद्दीन का दूसरा अभियान कहाँ हुआ था? जौना खान के नेतृत्व, जौना खान इसका सेनापति था, नेतृत्व में जाजनगर के विरुद्ध 1324 ईस्वी में हुआ। वहाँ का शासक भानुदेव द्वितीय था। वहाँ का शासक कौन था? भानुदेव द्वितीय था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के एक महल के गिरने के कारण दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर नामक, कहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी? अफगानपुर नामक स्थान पर हुई थी। यह लकड़ी का महल अहमद अयाज ने बनाया था। यह लकड़ी का महल किसने बनाया था? अहमद अयाज ने बनवाया था। गयासुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद में है। गयासुद्दीन का मकबरा कहाँ है? तुगलकाबाद में है। उसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया था। उसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया था। उसके बाद शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खान था। इसका मूल नाम क्या था? जौना खान था। इसे उलू खान की उपाधि प्राप्त थी। इसे कौन सी उपाधि प्राप्त थी? उलू खान की। और इसका मूल नाम क्या था? जौना खान। राजमुंदरी अभिलेख में इसे खाने जहाँ, राजमुंदरी किस अभिलेख में? राजमुंदरी अभिलेख में इसे खाने जहाँ कहा गया है। सल्तनत काल के सभी शासकों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित थे, योग्य एवं विद्वान सुल्तान था। सल्तनत काल के सभी शासकों में यह सबसे विद्वान और शिक्षित और योग्य शासक था। मौलाना गयासुद्दीन इसके शिक्षक थे। इसके शिक्षक का नाम क्या था? मौलाना गयासुद्दीन था। इन्हें कुतलुक खां की उपाधि दी गई थी। इस मौलाना को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कुतलुक खान की उपाधि प्रदान की गई थी। मोहम्मद तुगलक के विषय में विभिन्न विद्वानों का मत। मोहम्मद तुगलक के विषय में विभिन्न विद्वानों का मत। इशामी भी इतिहासकार है। द्वितीय यजीद विधर्मी रक्त बिपाशु, ये इंपॉर्टेंट है। रक्त बिपाशु किससे शासक को कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु शासक कहा जाता है। बर्नी के अनुसार सृष्टि का आश्चर्य, विपरीत तत्वों का मिश्रण। एल्फिंस्टन के अनुसार पागलपन का कुछ अंश था। किसके अनुसार? एल्फिंस्टन के अनुसार। उसने खलीफा की उपाधि अमीरुल मोमिनीन धारण की। उसने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ जिल्लिल्लाही से खुदवाया। वह पहला शासक था जिसने तांबे एवं अन्य धातुओं के सिक्कों के माध्यम से
जनता को राजत्व का महत्व बताने का प्रयास किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। इसे लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। विजयनगर इसके आगे का टॉपिक है, जैसे ही सल्तनत काल खत्म होगा उसके बाद विजयनगर टॉपिक होता है। विजयनगर और बहमनी राज्य, दो राज्य टूटे थे इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत में सांकेतिक मुद्रा के चलन की प्रणाली को मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। कौन सी मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा के चलन, सांकेतिक मुद्रा के चलन की प्रणाली को मोहम्मद बिन तुगलक ने ही लागू किया था। सांकेतिक मुद्रा के चलन की प्रणाली मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादग्रस्त योजना थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको अभी ऊपर पढ़े लोग। अमीर एक कोही विभाग का संबंध कृषि विभाग से था। अमीर एक कोही विभाग का संबंध किससे विभाग से था? तो यह कृषि विभाग से संबंधित था। इसको भी अंडरलाइन करेंगे लोग। दीवाने अमीर कोही का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक भूराजस्व की दर 1/2 यानी 50%, यानी कितनी परसेंट? 50% थी। रेहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता को माना जाता है। कौन सी पुस्तक है? रेहला नामक पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? इब्न बतूता को माना जाता है। सांकेतिक मुद्रा तांबे की बनी हुई थी। सांकेतिक मुद्रा किसकी बनी हुई थी? तो तांबे की बनी हुई थी। मोहम्मद तुगलक ने 1343 ईस्वी में खलीफा अल हकीम द्वितीय से अपने पद की स्वीकृति ली तथा 1344 ईस्वी में खलीफा के दूत हाजी सईद सरसरी का भी भव्य स्वागत किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनतकालीन सर्वाधिक के विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया। उसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो कुल 23 प्रांत थे। इसने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। सल्तनत काल में ऐसा करने वाला पहला शासक था। इसको भी अंडरलाइन करेंगे लोग। इसने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न किया और सल्तनत काल में ऐसा करने वाला यह पहला शासक था जिसने सती प्रथा को रोका था। मोहम्मद तुगलक के प्रमुख हिंदू पदाधिकारी साइराज मंत्री थे, मंत्री के पद पर। धारा कौन थे? दक्षिण भारत का नायब वजीर अजीमपुर सिंध। रतन कौन थे? सिंध सेहवान का राज्यपाल थे। मोहम्मद तुगलक के ने जैन विद्वान जीन प्रभा सूरी से वाद विवाद किया था। किससे वाद विवाद किया था? तो जैन विद्वान थे जीन प्रभा सूरी से वाद विवाद किया था। जम्बू सिंह से भी वाद विवाद किया। राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया। किसको? राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया। उसने अन्य जैन संतों तथा जैन मंदिरों को भी भू अनुदान दिए थे। यह होली में भाग लेता था। यह कौन? मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार मनाता था। यह पालीताना स्थित शत्रुंजय मंदिर भी गया था। यह कहाँ गया था? पालीताना स्थित शत्रुंजय मंदिर भी गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तथा सालर मसूद गाजी बहराइच की दरगाह की जियारत की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तथा सालार मसूद गाजी बहराइच की दरगाह की जियारत की थी। हजरत नासरुद्दीन चिरागे देहली, हजरत नासरुद्दीन को क्या कहा गया है? चिरागे देहली मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी थे। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने सूबों की आय व्यय का रजिस्टर तैयार किया था। इससे लाइन को भी अंडरलाइन करने के लिए मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने सूबों की आय तथा आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 प्रमुख योजनाएं। इसका ट्रिक है 2 रा शाखू। तो पहला था दोआब में कर वृद्धि 1325 से 1326 ईस्वी में। यह दोआब में कर वृद्धि कर दिया था। राजधानी परिवर्तन किया था। दूसरा काम था इसका राजधानी परिवर्तन किया था 1326 से 1327 ईस्वी के बीच में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था 1329 से 1330 ईस्वी में। खुरासान अभियान किया था जहाँ पे बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। यह 1330 से 1331 ईस्वी में किया था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। किसके? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन थे ये? बुरहानुद्दीन गरीब। मोहम्मद बिन तुगलक के दोकानी नामक सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा सिक्का चलाया था? दोकानी नामक। सोने का सिक्का क्या? दीनार चलाया।
जो 175 से लेकर 200 ग्रेन का होता था। कितना? 175 से लेकर 200 ग्रेन तक होता था। चांदी का सिक्का अदली कहलाया या टंका कहलाया? टंका इल्तुतमिश के समय भी चला था। तो यह कितने ग्रेन का था? तो यह 140 ग्रेन का था। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। राजधानी परिवर्तन के बाद सोने का सिक्का जिसकी चलाया था। राजधानी परिवर्तन के बाद सोने का सिक्का जिसकी चलाया था, जो 99 ग्रेन का था। सिक्का संबंधी प्रयोगों के कारण एडवर्ड टॉमस इतिहासकार ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। एडवर्ड टॉमस ने इसे क्या कहा है? धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की। इस कार्य के लिए उसने एक अकाल संहिता बनवाई थी। अकाल संहिता किसने बनवाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। किसानों को कुएं खोदने, बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषि ऋण सोंधर प्रदान किया था। कृषि ऋण क्या था? सोंधर किसानों को प्रदान किया जाता था। कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इससे लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे लोग। कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह 34 बार हुए थे। सर्वाधिक विद्रोह कितने बार हुए थे? तो 34 बार हुए थे, जिनमें से 27 केवल दक्षिण में हुए थे। जिनमें से 27 विद्रोह कहाँ हुए थे? तो दक्षिण भारत में हुए थे। एस के पांडे के अनुसार केवल 22 विद्रोह हुए थे। कितने? इसके पांडे के अनुसार केवल 22 विद्रोह हुए थे। प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेता चचेरे भाई बाहुद्दीन गुरशप ने गुलबर्गा के निकट सागर में 1327 ईस्वी में विद्रोह किया। इस विद्रोह का दमन अहमद अयाज ने किया था। इस विद्रोह का दमन किसने किया था? अहमद अयाज ने। मुल्तानपुर के सूबेदार बहराम आइबा 1327 से 1328 ईस्वी तक के इन्होंने विरोध किया था। उर्फे किरलू खां का विद्रोह स्वयं सुल्तान था। अब तीसरा है बंगाल में हाजी इलियास का विद्रोह 1340 से 1341 ईस्वी तक। सुल्तान शमसुद्दीन इन्हें कहा जाता है और यह सफल हुआ। सुल्तान शमसुद्दीन बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था। इसको अंडरलाइन करेंगे लोग। बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था। कौन सा? दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य कौन था? बंगाल था। 1336 ईस्वी में हरियर कौन थे? हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने देवगिरी में विद्रोह किया तथा अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1341 ईस्वी में चीन के मंगोल सम्राट तोमर तिगुन का एक शिष्टमंडल हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों को देखने आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बदरे चाँच नामक एक कवि रहता था। उसने दीवाने चाँच तथा शाहनामा की रचना की थी। शाहनामा की रचना और दीवाने चाँच की रचना किसने की थी? तो बदरे चाँच नामक कवि ने की थी। शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। शाहनामा किसको समर्पित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। बर्नी 17 वर्षों तक उसके दरबार में रहा था। बर्नी कितने वर्षों तक उसके दरबार में रहा था? तो 17 वर्षों तक रहा था। इसने तारीख़ फिरोजशाही तथा फतवाए जहानदारी की रचना की थी। तो बर्नी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तारीख़ फिरोजशाही की रचना की तथा फतवाए जहानदारी की रचना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक तथा अलाउद्दीन ने खुम्स का 4/5 भाग लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उपहार आदि वितरित करने के लिए दीवाने नज़र नामक विभाग की स्थापना की थी। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सोने के सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। यद्यपि बाद में उसने यह प्रथा समाप्त कर दी। बाद में सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। सर्वाधिक टकसालें इसी के समय में थी। सर्वाधिक टकसाल किसके समय में थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थी।
उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा था। 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा था। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन का भतीजा, उसके भाई रजब का पुत्र था तथा मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। यह हिंदू माता भट्टी राजपूत रनमल की बेटी कौन थी? बीबी जैला नायला से उत्पन्न हुआ था। कौन? यह फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार, मार्च 1351 ईस्वी में तथा सिंध में अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला था 1351 ईस्वी में सिंध में तथा दूसरा था अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष तुगलक काल में ही देखा जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग। कौन सी प्रथा? वजारत प्रथा। वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष तुगलक काल में ही देखा जाता है। कहाँ पे देखा जाता है? तुगलक काल में ही देखा जाता है। फिरोज शाह तुगलक का वजीर मलिक मकबूल था। फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था? मलिक मकबूल था। नायब वजीर मलिक गाजी था। नायब वजीर मलिक गाजी था। मलिक मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था। मलिक मकबूल क्या था? तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जो मुसलमान हो गया था। इसका मूल नाम कुकनू या फूल था। इसका मूल नाम क्या था? कुकनू या फूल था। मोहम्मद तुगलक ने इसे कवामुल की उपाधि दी थी। कवामुल की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। उसके समय में दो आप से 80 लाख टंका की आय होती थी। उसके समय से दो आप से कितने लाख टंका की आय होती थी? तो 80 लाख टंका की आय होती थी। दिल्ली का कुल राजस्व 6 करोड़ 85 लाख। दिल्ली का कुल राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टंका तक पहुंच गया था। फिरोज ने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लिए थे। शरीयत के अनुसार कितने कर लिए थे? तो 4 कर लिए थे। पहला कर था खिर्ज, केवल गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। पहला खिरज था जो केवल गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और उपज का 1/3 भाग दिया जाता था। उपज का कितना भाग दिया जाता था? तो 1/3 भाग दिया जाता था। और जक़ात पे कितना कर लिया जाता था? तो 2.5% जक़ात पर कर लिया जाता था। जजिया का मेंशन नहीं है। खुम्स का 1/5 भाग लिया जाता था। 1/5 भाग। सर्वप्रथम फिरोज ने ही ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया था। इससे लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे लोग। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। सिंचाई कर हक के सर्व कहलाता था। जो 10% लेने वाले पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। सिंचाई कर हक के सर्व 10% लेता था। जो लेने वाला पहला शासक कौन था? यह फिरोज शाह तुगलक था ही। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे लोग। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार कराया। उसने राजस्व के अनुमान लगाने का कार्य ख्वाजा हिशामुद्दीन को सौंपा था। फिरोज ने जागीरदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया। इतलाक एक प्रकार की हुंडी प्रथा का प्रचलन फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। इतलाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह द्वारा स्थापित प्रमुख विभाग दीवाने बंदगान दासों के लिए था या किसके लिए था? दासों के लिए था। दूसरा है दीवाने खैरात दान विभाग। इसी के अंतर्गत विवाह विभाग भी था। इसी के अंदर क्या था? विवाह विभाग भी था। दीवाने इस्तिकाक यह पेंशन दे रहे हैं क्या? पेंशन विभाग था। दीवाने इस्तिकाक क्या था? दीवाने इस्तिकाक के पेंशन विभाग था। लोक निर्माण विभाग भवन सड़कें तथा नहरों के निर्माण हेतु कार्य कौन करता था? लोक निर्माण विभाग। इसके प्रमुख के मलिक गाजी शाहना तथा अब्दुल हक थे। इसका प्रमुख कौन थे? मलिक गाजी शाहना तथा अब्दुल हक थे। फिरोज ने दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर तथा एक छापाखाना खुलवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक रोजगार तथा एक छापाखाना भी खुलवाया था। फिरोज ने 300 नए नगरों की स्थापना की जिनमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, आखिरनपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद आदि प्रमुख है। 1352 ईस्वी में उसने दिल्ली में मदरसा ए फिरोजशाही बनवाया था।
दिल्ली में कब बनवाया था? 1392 ईस्वी में। कौन सी मस्जिद बना था? कौन सा मदरसा? मदरसा ए फिरोज शाही बनवाया तथा मौलाना जलालुद्दीन रूमी को इसका प्रधानाध्यापन किया गया। बुलजले हेग के अनुसार निर्माण कार्य की दृष्टि से फिरोज शाह रोमन सम्राट अगस्टस के समान था। किसके समान था? तो अगस्टस के समान था। किसके अनुसार? बुलजले के अनुसार। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही है। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही है। फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल जल घड़ी का आविष्कार किया था। फिरोज शाह तुगलक ने ताश से घड़ियाल जल घड़ी का आविष्कार किया था। उसने दिल्ली में एक जल घड़ी, एक के धूप घड़ी तथा एक नक्षत्र घड़ी लगवाई थी। कौन कौन सी घड़ी? एक धूप घड़ी तथा जल घड़ी तथा नक्षत्र घड़ी लगवाई। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के टोपरा अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के टोपरा अभिलेख अम्बाला, यह हरियाणा में है टोपरा, स्तंभ को दिल्ली मंगाकर फिरोज शाह कोटला की मस्जिद के सामने तथा मेरठ स्तंभ को कुश के शिकार वर्तमान हिंदू राव अस्पताल के निकट स्थापित करवाया। किसके निकट स्थापित करवाया था? तो हिंदू राव अस्पताल के निकट स्थापित कराया था। फिरोज शाह ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। फिरोज शाह ने शिक्षा में क्या पाठ्यक्रम लागू किया? व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। फिरोज शाह की जीवनी लेखक शमसे सिराज अफीक है। फिरोज शाह के जीवनी लेखक कौन है? शमसे सिराज अफीक है। दलाइल फिरोज शाही अनुदित ग्रंथ दर्शन तथा नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। इसका अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी ने किया था। एल्फिस्टन फिर आ गए। एल्फिस्टन एक इतिहासकार है। एल्फिस्टन के अनुसार फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसे लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग। एल्फिस्टन के अनुसार फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का अकबर कहा जाता है। सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक भी फिरोज शाह तुगलक था। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे लोग। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष उसकी धार्मिक कट्टर नीति थी। फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष है उसकी धार्मिक कट्टर नीति थी। भारत में सर्वाधिक नहर बनाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। इससे लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे लोग। भारत में सर्वाधिक नहर बनाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। संगीत ग्रंथ है राग दर्पण। संगीत ग्रंथ है, ये ग्रंथ का नाम है राग दर्पण तथा फारसी अनुवाद फिरोज शाह ने ही करवाया था। फिरोज शाह ने चांदी का सिक्का बीक तथा तांबे का सिक्का अद्दा चलाया था। अद्दा और बीक के किसने चलाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। उसी के द्वारा प्रचलित सिक्का संस्गनी 6 जित्तल का होता था। कितने जित्तल का होता था? तो 6 जित्तल का होता था। इसके अतिरिक्त चांदी के छोटे छोटे सिक्के चिहल ओ हस्तकननी विश्व ओ पंजाकनी विश्व ओ चार कौन देवजी डाकनी भी चलवाए। इसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया तथा स्वयं को इसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया तथा स्वयं को खलीफा का नायब अंकित करवाया। खलीफा का क्या अंकित करवाया था? खलीफा का नायब अंकित करवाया था। फिरोज के विषय में विद्वानों का मत। फिरोज के समय में विद्वानों का मत क्या था? हेनरी इलियट तथा एल्फिस्टन के अनुसार सल्तनत युग का अकबर किसे कहते हैं? तो विशाल भाई को कहते हैं। हेनरी इलियट तथा एल्फिस्टन सल्तनत युग का अकबर किसे कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। आरसी मजूमदार के अनुसार फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं उस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रगामी था। आरसी मजूमदार के अनुसार फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं उस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रगामी था। बुलजले हेग के अनुसार राज्य का अपहरणकर्ता किसके अनुसार? तो बुलजले हेग के अनुसार इसे राज्य का अपहरणकर्ता कहा गया है। बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। बर्नी के अनुसार क्या था? दिल्ली का आदर्श सुल्तान। बर्नी ने इसे कहा था सच्चा मुसलमान शासक। सच्चा इसका मतलब क्या होता है? सच्चा मुसलमान शासक। सल्तनत काल में सिक्कों का विनिमय अनुपात
सल्तनत काल में सिक्कों का विनिमय अनुपात, तो सोना चांदी का अनुपात कितना होता था? तो एक के सोना के सिक्का के बराबर 10 चांदी का सिक्का होता था। एक के सोना का सिक्का बराबर 10 चांदी का सिक्का होता था। और चांदी तांबा का अनुपात 1 के अनुपात 80 था। एक अनुपात 80 तांबा के बराबर एक चांदी का सिक्का होता था। पर परवर्ती तुगलक के मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां नासिरुद्दीन महमूद का वजीर था। मलिक सरवर किसका वजीर था? उर्फ ख्वाजा नासिरुद्दीन महमूद का वजीर था। महमूद ने इसे मलिक उस शर की उपाधि दी थी। इसकी उपाधि क्या थी? मलिक उस शर की उपाधि दी थी। आगे चलकर इसी ने जौनपुर के शर्की राज्य की स्थापना की थी। इसी ने किसी राज्य की स्थापना की थी? शर्की राज्य की स्थापना की। नासिरुद्दीन महमूद के साम्राज्य के विषय में लोग व्यंग्यपूर्वक कहा करते हैं कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। कहाँ से? दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। किसकी? तो नासिरुद्दीन महमूद। तैमूरलंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में कब हुआ था? तैमूरलंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? यही नासिरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के पश्चात खिज़र खां को मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के पश्चात खिज़र खां को मुल्तान में, लाहौर तथा दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। तैमूरलंग तुर्कों की बरसाल नस्ल से संबंधित था। तैमूरलंग किससे संबंधित था? तो बरसाल नस्ल से संबंधित था। अब है सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा था। इसमें 4 राजा हुए थे। खिज़र खां जिनका शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक रहा था। दूसरा राजा हुए मुबारक शाह जिनका शासनकाल 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक रहा। उसके बाद शासक हुए मोहम्मद शाह का शासनकाल 1433 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक रहा था। अलाउद्दीन हसन शाह का शासनकाल 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश के इतिहास के लिए एकमात्र स्रोत यहिया बिन सरहिंदी की तारीख़ मुबारक शाही है। सैयद वंश के इतिहास के लिए एकमात्र स्रोत क्या है? यहिया बिन सरहिंदी की पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही है। खिज़र खां ने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया। खिज़र खां ने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया एवं स्वयं रैयत आला की उपाधि धारण की थी। रैयत आला की उपाधि धारण किसने की थी? तो खिज़र खां ने उपाधि इसकी धारण की। खिज़र खां का मंत्रिमंडल वजीर मलिक तोहफा, मलिक उश्शर्क ताजुल मुल्क, वजीर को क्या कहा जाता था? मलिक तोहफा, मलिक उश्शर्क ताजुल मुल्क, शाहना या नायब शहना व नायब दीवान मलिक सरवर थे। मलिक सरवर किस पद पर थे? तो शहना व नायब दीवान। राज्य सचिव के पद पर कौन थे? मलिक दाऊद थे। आरजे मुमालिक मलिक के खैरुद्दीन इस पद पर थे। खिज़र खां के पुत्र मुबारक शाह ने विदेशी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया, वह केवल खलीफा के प्रति निष्ठावान रहा। सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो सुल्तान की उपाधि खिज़र खां के पुत्र मुबारक शाह ने ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब है लोधी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था, जिसमें 3 राजा हुए। लोधी वंश में कितने शासक हुए थे? 3 शासक। पहला था बहलोल लोधी जिसका शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा था। दूसरा था सिकंदर लोधी जिसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा है। अब है अंतिम इसका शासक के जिसका शासनकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। बहलोल लोधी सल्तनत काल में सबसे अधिक समय 38 वर्षों तक शासन करने वाला सुल्तान था। इस लाइन को अंडरलाइन करें। बहलोल लोधी सल्तनत काल में सबसे अधिक समय 38 वर्षों तक शासन करने वाला सुल्तान था। बहलोल लोधी के समय जौनपुर के सरकी राजवंश का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हुआ। बहलोल लोधी के समय जौनपुर के सरकी राजवंश का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हुआ। लोधियों का महत्व सर्वप्रथम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद जिसका शासनकाल 1246 से लेकर 1266 ईस्वी के काल में बढ़ा। अलाउद्दीन के शासनकाल में इख्तियारुद्दीन अल अफगान तथा मलिक मख अफगान प्रमुख योद्धा थे। अलाउद्दीन के शासनकाल में इख्तियारुद्दीन अल अफगान तथा मलिक मख अफगान प्रमुख योद्धा थे। बहलोल लोधी ने चौथाई टांका के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया था, जो अकबर के शासनकाल तक विनिमय का प्रमुख साधन रहा था।
किसके शासनकाल तक? अकबर के शासनकाल तक वह चलन में था। सिकंदर लोदी हिंदू माँ से उत्पन्न शासक था। किससे माँ से? हिंदू माँ से उत्पन्न शासक था। उससे उसकी माँ जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। उसकी माँ का नाम क्या था? जयबंद, जो एक सुनार की पुत्री थी। तैमूर के आक्रमण के बाद सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। गजे सिकंदरी में 39 खाने 30 इंच होते थे। कितने होते थे? 39 खाने होते थे। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से चुंगी कर हटा लिया था। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर जो कर लगता था चुंगी कर उसे हटवा लिया। सिकंदर लोदी नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा शहर को 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बसाया था। गुलमुखी नामक किससे कविता सिकंदर लोदी ने लिखा? कौन सी कविता है? गुलमुखी नामक के कविता सिकंदर लोदी ने ही लिखा। इसने बोधन नामक हिंदू को इसलिए मृत्यु दंड दिया कि वह हिंदू एवं इस्लाम धर्म को समान बताता था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध स्थल में लड़ते हुए प्रथम शासक के मध्यकालीन इतिहास में। तो इस लाइन को अंडरलाइन करने के लोग सल्तनत काल में इब्राहिम लोदी एक पहला शासक ऐसा था जो युद्ध स्थल में लड़ाई करते हुए वह मारा गया मध्यकालीन इतिहास में। सिकंदर लोदी ने दोआब पर नियंत्रण करने तथा राजपूतों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ सिकंदर लोदी के वजीर का नाम क्या था? मियाँ भुआ ने औषधि शाह के ग्रंथ का संस्कृत में से फारसी अनुवाद किया था। मियाँ भुआ ने औषधि शाह के ग्रंथ का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया था। तिब्बे सिकंदरी या फरहंगे सिकंदरी कहा जाता था। लज्जते सिकंदरी भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है। इसको अंडरलाइन कर लोगों। लज्जते सिकंदर शाही भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया। बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनवाया था। इब्राहिम लोदी के ग्वालियर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक विक्रमजीत था। जब इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था? विक्रमजीत था। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर लोदी को किस चीज़ का शौकीन था? तो यह शहनाई सुनता था। सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान है जिसने खुम्स के कोई हिस्सा नहीं लिया। मेवाड़ और इब्राहिम लोदी के बीच मालवा को लेकर झगड़ा था। इसी कारण हुए खतौली युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। राणा सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया। इस युद्ध में राणा सांगा के हाथ कट गया था। अब है सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था। सल्तनत काल में कैसे सैन्य व्यवस्था थी और राज्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग एवं उनके कार्य। मुशरिफ ए मुमालिक के कार्य क्या है? तो आय व्यय का हिसाब कौन करता था? तो मुशरिफ ए मुमालिक करता था। महालेखाकार मुस्तौफी ए मुमालिक कौन सा काम करता था? मुशरिफ द्वारा बनाए गए लेखा की जांच करना कारखानों का प्रमुख होता था। अमीर ए मजलिस का होता था। शाही उत्सव एवं दावतों का प्रबंध करना अमीर ए मजलिस कहलाता था। अमीर ए हाजिब सुल्तान से मिलने वाले लोगों की जांच पड़ताल करना एवं दरबारी शिष्टाचार बनाए रखना के तो ये किनका काम था? अमीर ए हाजिब का काम था। बारबक क्या थे? दरबार की शान शौकत बनाए रखना। बारबक का काम क्या था? दरबार की शान शौकत बनाए रखना। वकील इदर का काम क्या था? शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करना। शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करना। अमीर ए सादा का काम क्या था? तो इसका एक शहर या 100 गाँवों का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? अमीर ए सादा। रसालत ए मुमालिक विदेश विभाग का प्रधान था। विदेश विभाग का प्रधान कौन था? तो रसालत ए मुमालिक। मंत्री परिषद को मजलिस से खल्लत कहा जाता था। मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस से खल्लत। इसकी बैठक के मजलिस खास में हुआ करती थी। मजलिस खास
दरबारी, खान, अमीर आदि भाग लेते थे। कौन? दरबारी, खान, अमीर आदि भाग लेते थे। बार-ए-आजम, अब है बार-ए-आजम, विद्वान, उलेमा तथा काजी भाग लेते थे। इसमें कौन से कौन भाग लेते थे? विद्वान, उलेमा तथा काजी भाग लेते थे। इक़्तिदार प्रथा प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग। इक़्तिदार प्रथा प्रारंभ इल्तुतमिश ने ही किया था। इक़्ता के प्रमुख को मुक्ता या वली कहा जाता था। इक़्तिदार के प्रमुख को क्या कहा जाता था? मुक्ता, मुक्ता या वली कहा जाता था। यह पद वंशानुगत नहीं था। यह पद कैसा था? वंशानुगत नहीं था। वित्तीय मामलों में मुक्ता की सहायता ख्वाजा नामक अधिकारी करता था। वित्तीय मामलों में मुक्ता की सहायता कौन करता था? ख्वाजा नामक अधिकारी करता था। सेना सैनिकों के प्रकार, अब है सैनिकों के प्रकार। तो पहला प्रकार क्या है? खास खेल। खास खेल सुल्तान द्वारा नियुक्त अस्थायी केंद्रीय सैनिक। वजहिस क्या थी? अस्थायी सेना थी। गैर वजहिस और अस्थायी सेना थी। मुस्लिम स्वयंसेवक के खुम्स में हिस्सा मिलता था। खुम्स में हिस्सा मिलता था तभी जाते थे। पायक, पैदल सेना। पायक क्या थी? पैदल सेना पायक कहलाती थी। सवार ए बर कुश्तवानी, सवार ए बस्तवानी, शस्त्रधारी घुड़सवार। तले या यजकिकी का एक गुप्तचर का नाम होता था जो युद्ध काल में विपक्षी सेना की गतिविधियों की सूचना एकमात्र करता था। गोला फेंकने की शान मंजनिक थी। गोला फेंकने की मशीन क्या थी? मंगलिक या मंजलिस थी। फलाखून गुलेल था क्या? फलाखून। चरक शिला पर पास्त्रे। न्यायालयों का स्तर, अब है न्यायालयों का स्तर। वली न्यायालय क्या होता था? काजी ए सूबा का न्यायालय होता था। दीवान ए सूबा न्यायालय एवं सदर सूबा न्यायालय होता था। न्यायालयों का स्तर वली न्यायालय, उसके बाद काजी ये सूबा का न्यायालय, फिर दीवान ए सूबा का न्यायालय, फिर उसके बाद सदर ए सूबा का न्यायालय। अब है सल्तनत काल की राजस्व व्यवस्था। सल्तनत काल की राजस्व व्यवस्था कैसी थी? सल्तनत काल वित्त व्यवस्था सुन्नी विधि, कैसी विधि? सुन्नी विधि विशेषज्ञों की हनफी शाखा के वित्त संस्थानों पर आधारित थी। कैसी आधारित थी? तो सुन्नी विधि विशेषज्ञों की हनफी शाखा के वित्तीय सिद्धांतों पर आधारित थी। मदत मास दान में दी गई भूमि को कहते हैं। मदत मास किसे कहते हैं? तो दान में दी गई भूमि को मदत मास कहते हैं। यह भूमि कर से मुक्त होती थी। खिराज केवल गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। यह उपज का 1/3 तथा 1/2 भाग लिया जाता था। मुसलमानों के लिए व्यापारिक कर की दर 2.5% तथा हिंदुओं के लिए 5% थी। मुसलमानों के लिए व्यापारिक कर की दर 2.5% तथा हिंदुओं के लिए 5% थी। घोड़ों के व्यापार पर 5% कर लगता था। घोड़ों के व्यापार पर कितना प्रतिशत कर लगता था? तो 5%। मशाहत, भूमि की पैमाइश। मसाहत क्या था? भूमि की पैमाइश प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इनाम या वक्फ में प्राप्त भूमि पर प्राप्त कर्ता का वंशानुगत अधिकार होता था। सल्तनत काल में दाम नामक सिक्का प्रचलन में नहीं था। इसे शेरशाह सूरी ने चलाया था। सल्तनत काल में दाम नामक सिक्का प्रचलन काल में नहीं था। इसे शेरशाह सूरी ने चलाया था। सल्तनत कालीन प्रमुख नगर कौन है? देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है यहाँ पे। देवल कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है यहाँ पे। उसके बाद है बंगाल सरस्वती, चावल के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल सरस्वती किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल के लिए प्रसिद्ध है। अहिलवाड़ व्यापारियों का तीर्थ स्थल है। सतगांव रजाइयों के लिए प्रसिद्ध है। आगरा नील उत्पादन, बनारस सोना चांदी एवं जरी के लिए प्रसिद्ध है। सल्तनत कालीन कला एवं संगीत। हरमन गोइट्स के अनुसार 1947 ईस्वी में सर्वप्रथम दी जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में सल्तनत काल में चित्रकला के अस्तित्व की जानकारी दी। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की एक संगीत गोष्ठी का चित्र ईरानी चित्रकार शाहपुर ने बनाया हुआ है। कौन बनाया हुआ है? ईरानी चित्रकार है। कौन है? तो शाहपुर का बनाया हुआ है। सारंगी और रबाब तुर्की वाद्य यंत्र हैं। सारंगी और रबाब कौन सा वाद्य यंत्र है? तो तुर्की। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान गायक गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। ईरान की तुर्मती खातून को भी बुलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान गायक गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। ईरान के
तुर्मती खातून को भी बुलाया था। ख्याल गायन का आविष्कार सर्की सुल्तान हुसैन शाह सर्की ने किया था। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग। ख्याल गायन दो प्रकार का होता है, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। ख्याल गायन का आविष्कार सर्की सुल्तान हुसैन शाह सर्की ने किया था। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के कारण इसे नायक की उपाधियाँ प्राप्त हुई। संगीत के क्षेत्र में उपाधियों के कारण ही इसे नायक की उपाधियाँ प्राप्त हुई थी। कव्वाली गायन का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। कव्वाली गायन का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया। उन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया था। सितार ईरानी तंबूरा तथा भारतीय वीणा है। कव्वाली गायन का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। इससे लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे लोग। कव्वाली गायन का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अलाउद्दीन के समकालीन संगीतकारों में बैजू बावरा, गोपाल नायक तथा मोहम्मद शाह प्रमुख थे। गयासुद्दीन तुगलक संगीत का विरोधी था। यह किसका विरोधी था? संगीत का विरोधी था। ध्रुपद एक उच्चावर्धक राग है। इसका आविष्कार ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबारी संगीतकारों ने किया था। राजा मानसिंह ने मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। राजा मानसिंह ने मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। भक्षु मानसिंह का दरबारी संगीतकार था। भक्षु मानसिंह का क्या था? मानसिंह का दरबारी संगीतकार था। संत विद्यारण्य ने संगीतकार की रचना की। संत विद्यारण्य ने संगीतकार की रचना की। लक्ष्मी नारायण की प्रमुख रचना संगीत सूर्योदय है। यह कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतकार थी। कृष्णदेव राय के कौन थे? दरबारी संगीतकार थे लक्ष्मी नारायण। नक्शबंदी और कादरी संप्रदाय में संगीत निषिद्ध था। तानसेन उत्तारी शाखा के प्रसिद्ध संत मोहम्मद गौस का शिष्य था। फिरोज शाह तुगलक ने भित्ति चित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? भित्ति चित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया।